हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुछ भी आज हम बात करने वाले हैं फूलन देवी की, जो कि आपने ऊपर फ़ोटो देख के तो पता कर ही लिया है। फूलन देवी का असली नाम फूलन देवी था, पर लोग उनको बैंडेड क्वीन के नाम से जानते थे। ये कोई कहानी नहीं है, ये एक रियल स्टोरी है, ये किसी की ज़िंदगी का सच्चाई है। फूलन देवी का जन्म 10 अगस्त 1963 ईस्वी को जालूना नामक गांव में हुआ था और इनकी डेथ 25 जुलाई 2001 को दिल्ली में हुई थी। इनके पापा का नाम देवी दीन था और इनकी माँ का नाम मोला देवी था। ये एक मुल्ला फैमिली थी। शी हैड ए ट्रबल्ड चाइल्डहुड। वो बहुत गरीब फैमिली से थी। उनके पिताजी यमुना नदी में नाव चलाते थे। उनके पास थोड़ी सी ज़मीन थी, बस वही उनका सोर्स ऑफ इनकम था। बट वो ज़मीन भी उनके चाचा मायादीन ने उनसे ज़ोर ज़बरदस्ती करके छीन ली। ये बात फूलन को अच्छी नहीं लगी। वो महज 11 साल की उम्र में ही अपने चाचा से लड़ने के लिए उनके घर चली गई। ये बात उनके पिताजी को अच्छी नहीं लगी, तो उनके इस बिहेवियर से उनके माँ बाप उनके साथ लड़ते थे कि तुम ऐसा क्यों करती हो, ऐसा नहीं किया करो। अब बात यहाँ आती है कि जो फूलन देवी थी उनका बिहेवियर थोड़ा रूड जैसा था, मतलब गुस्से वाला थी वो, और जो बात कहनी वो मुंह पे बोल देनी है, गाली दे देनी है, जो उस ज़माने के लोग बहुत बड़ी बात मानते थे कि लड़की ऐसी बातें नहीं कर सकती। तो बस यही रीज़न था जिसकी वजह से उनके माँ बाप के साथ कम बनती थी। 11 साल की उम्र में उनके पिताजी ने उनकी शादी उनसे 22 साल बड़े लड़के के साथ तय कर दी, जिनका नाम पुत्तीलाल था। पुत्तीलाल फूलन देवी से 22 साल बड़ा था। फूलन देवी के बार बार मना करने के बावजूद भी उनके पिताजी ने उनकी शादी पुत्तीलाल से करवा दी। पुत्तीलाल ने 11 साल की लड़की के साथ शोषण किया, उसका रेप किया। फूलन देवी का दिल मन कुछ भी नहीं लगता था अपने ससुराल में, पर वो क्या करती, उनके पिताजी उनकी बात मानने को तैयार ही नहीं थे। वो बार बार अपने मायके आती थी, लेकिन उनके पिताजी उनको वापस भेज देते थे। एक दिन फूलन देवी का बर्दाश्त करने की हिम्मत ख़त्म हो गई। उनमें जो जीने की थी ना भावना, वो भी ख़त्म हो गई। वो सोच रहे थे बस मर जाऊं तो अच्छी बात है, क्योंकि उनके साथ रोज़ शोषण होता था। उसी की वजह से वहाँ से भाग गई, वापस अपने माँ के घर आ गए। वहाँ पर जब वहाँ पहुँचे तो उनका वहाँ पे देख के उनके चचेरे भाई ने उनका फ़ायदा उठाया और उसने उनको जेल में डाल दिया, झूठा इल्ज़ाम लगा के। वहाँ पर पुलिस स्टेशन में भी उनके साथ रेप हुआ। रेप होने के बाद वो वहाँ से कुछ ना कुछ करके वापस अपने घर आई। इतना कुछ होने पे भी उनके पिताजी का बिहेवियर उनके लिए बिल्कुल भी नहीं बदला। वो हमेशा फूलन को ही गलत मानते थे। अब बात ये आती है कि वो डाकू कैसे बनी। कहा जाता है कि वो अपने एक रिश्तेदार की वजह से डाकुओं की गिरोह में शामिल हुई थी। उस गिरोह का सरदार बाबू गुज्जर था, जो फूलन पे गंदी नज़र रखता था। बाबू गुज्जर की फूलन देवी के शारीरिक की भूख थी, जिसे मिटाने के लिए वह लगातार कोशिश करता रहता। जब भी उसे इसमें कामयाबी नहीं मिली तो एक दिन उसने फूलन के साथ ज़बरदस्ती की। विक्रम मल्ला, जिसका स्थान गिरोह में बाबू गुज्जर के बाद आता था, उसने ये विरोध किया कि बाबू गुज्जर ऐसा ना करे, लेकिन बाबू गुज्जर नहीं माना और विक्रम मल्ला ने उसे गोली मार के उसकी हत्या कर दी। क्योंकि वो इस गिरोह में दूसरे स्थान पर था तो सरदार तो वही बनना था, और वो बन गया। विक्रम के सरदार बनने के बाद फूलन देवी को उसने बंदूक चलाना सिखाया, अपनी रक्षा करना सिखाया, और इसी बीच उन दोनों के बीच में मतलब वो करीब आ गए। ये जो गिरोह था जिसका सरदार विक्रम मल्ला था, इन दोनों के इस गिरोह के दो खास लोग भी थे, श्री राम और लाला राम, जो एक दूसरे के साथी थे। और किसी क्राइम पे उनको जेल हो गई थी। कुछ समय बाद जब वो वापस आए तो उन्हें पता चला कि विक्रम मल्ला ने गुज्जर का खून कर दिया है और अब वो खुद सरदार बन गया है, जिसका वो कारण फूलन को समझते थे। ये बात श्री राम और लाला राम को ज़रा भी अच्छी नहीं लगती थी कि मल्ला जाति, नीच जाति के दो लोग, विक्रम मल्ला और फूलन देवी, उनके जो गैंग है उसके सरदार बनकर बैठे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि श्री राम और लाला राम ने दोनों ने मिलकर गैंग में
फूट डाली और राजपूतों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से उन्होंने विक्रमल्ल और फूलन देवी जी के साथ बहुत बुरा सलूक किया। एक बार तो वो आपस में भिड़ गए और श्री राम ने विक्रमल्ल को गोली मार दी। उसके बाद उन्होंने फूलन देवी जी को वहाँ से किडनैप करके एक गांव में ले गए। यूपी के एक गांव है जिसका नाम बेमई है। वहाँ पर 3 हफ्ते तक एक घर में बंद रही और न जाने कितने लोगों ने उनके साथ गैंग रेप किया। 3 हफ्ते बहुत होते हैं दोस्तों, जिन 3 हफ्ते लगातार उनके साथ गैंग रेप होता रहा। वहाँ पर बेमई ही गांव में रहने वाला एक शख्स जो मुल्ला था, वो विक्रमल्ल का साथी था। जब उसे पता चला कि फूलन देवी को यहाँ इस घर में रखा गया है तो वो अपने 2 साथियों के साथ वहाँ पर आया और वहाँ से फूलन जी को वहाँ से ले गया। ये जो 2 साथी थे इसमें से एक का नाम मानसिंह मल्ल था, जो चंबल के भीड़ में रहता था और चंबल के भीड़ में ही उसने फूलन के बारे में सुना था। वहाँ से उसको ले गया और वापस चंबल के भीड़ में खो गए। वहाँ पर फूलन देवी और मान सिंह ने मुल्लाओं को एकजुट किया और एक दूसरी गैंग बनाई। जो गैंग बनी उस गैंग के सरदार जो था वो खुद फूलन देवी बनी। फूलन जी जो भी डकैती करती, जो भी लूटपाट करती, वो गरीबों में बांट देती और गरीब लोग उन्हें रॉबिन हुड भी समझते थे और कुछ लोग तो उन्हें दुर्गा भी बोलते थे। सरदार बनने के बाद फूलन जी का बस एक ही मकसद था कि श्री राम और लाला राम से अपना बदला लेना। 7 महीने बाद 14 फरवरी 1981 को वह अपनी पूरी गैंग को लेकर बेमई गांव में पहुंचती है, जहां पर गैंग रेप हुआ था। उनको पता चला था कि श्री राम और लाला राम उसी गांव में है। तो फूलन जी वहाँ पहुंची पुलिस की यूनिफॉर्म लगा के। पुलिस की यूनिफॉर्म इसलिए लगाई गई थी ताकि उनको कोई पहचान ना सके। लेकिन श्री राम और लाला राम वहाँ से भाग गए। फूलन देवी ने गांव वालों से बहुत पूछा कि वह कहाँ हैं, बता दो मुझे, बता दो वो कहाँ हैं, पर गांव वालों ने उनकी बात नहीं मानी। गुस्से से भरी हुई फूलन ने उन 22 राजपूतों को एक लाइन में खड़ा करके गोलियों से छन्नी कर दिया। अगले ही दिन ये बात पूरे देश में फैल गई। इससे पहले जब विक्रमल्ल जिंदा था तब वो उनके साथ अपने पति के घर यानी पुत्तीमल्ला के घर गई थी। वहाँ से पुत्तीमल को उसने बालों से घसीट के गांव के बीच में लाकर उसके साथ बहुत मार पिटाई की थी और गांव वालों को बोला था कि कोई भी किसी का भी शोषण करेगा उसका यही हाल होगा और ना ही कोई आज के बाद अपने बच्चों का बाल विवाह करेगा। फूलन जी ने अपना बदला कुछ ऐसे लिया था। 22 लोगों को मारने वाली बात तब इंदिरा गांधी जी तक पहुंच गई थी। पूरा देश हिल गया था। उन्होंने फूलन जी को बोला कि आप सरेंडर कर दें और आपकी जो भी शर्तें होंगी हम मानेंगे। फूलन जी ने तब अपनी कुछ शर्तें रखी थी। पहली थी वो यूपी में सरेंडर नहीं करेंगी, दूसरी थी वो एमपी में सरेंडर करेंगी यानी मध्य प्रदेश में। वह महात्मा गांधी और दुर्गा माता की तस्वीर के सामने सरेंडर करेंगी, ना कि किसी पुलिस या किसी नेता के सामने नहीं करेंगी। चौथी थी उनके गैंग के किसी भी सदस्य को 8 साल से ज़्यादा सज़ा नहीं होगी। 5वीं थी उनके गैंग के किसी भी मेंबर को 7 साल से ज़्यादा सज़ा नहीं होगी और किसी को भी फांसी नहीं दी जाएगी। जब वो सरेंडर करेंगी तब वह वहाँ पर अपने परिवार के सामने ही सरेंडर करेंगी। ये कुछ उनकी शर्तें थी और सरकार ने भी सारी शर्तें शांतिपूर्वक मान ली और आखिरकार फरवरी के महीने में 1982 को उन्होंने सरेंडर कर दिया। उनके ऊपर 48 अपराध के मामले दर्ज किए गए। 11 साल तक बिना चार्जशीट के फूलन जी जेल में पड़ी रही। चूँकि उनकी तबीयत ख़राब थी लेकिन फिर भी बाकायदा उनका इलाज भी करवाया गया। 1994 में समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव जी ने उनके खिलाफ सभी आरोपों को वापस ले लिया और फिर उनको रिहा किया गया। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में संसद के चुनाव के लिए खड़ी हुई और 2 बार मिर्ज़ापुर संसद सदस्य भी चुनी गई। साल 2001 में केवल 38 साल की उम्र में
सिर्फ 38 साल की उम्र में फूलन देवी जी की हत्या की गई थी। फूलन देवी की हत्या की साजिश शेर सिंह राणा ने की थी। शेर सिंह राणा का कहना था कि उसने उन 22 राजपूतों की हत्या का बदला लिया है। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी मैंने खुद बना, मतलब आर्टिकल समझ के ये मैंने किया, सुनकर किया, पढ़कर बनाई। लेकिन मुझे पढ़ते पढ़ते ही ना मैं इमोशनल हो गई हूँ कि किसी के साथ इतना बुरा हुआ था, मतलब वो बचपन से ही शोषण का शिकार होती रही, उनके साथ इतना बुरा हुआ। सॉरी। फिर भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हार नहीं मानी। इतना कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी की जंग बड़े अच्छे तरीके से लड़ी। अब सवाल यहाँ ये आता है कि राणा ने उनको मारा कि 22 राजपूतों को क्यों मारा गया और राजपूतों को ही क्यों मारा, इसने किसी दूसरे को क्यों नहीं मारा। लेकिन राणा सिंह ने ये नहीं सोचा कि उनका जो शोषण हुआ था, उनकी ज़िंदगी को जो इतनी बुरी तरीके से बिताई थी, उसके ज़िम्मेवार भी तो राजपूत थे। तो इसमें किसी की गलती तो मैं नहीं लगाती कि किसी की क्या गलती है, लेकिन बस इतना कहना चाहूँगी कि इस कहानी से हमें बस ये पता चलता है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। और फूलन देवी जी के ऊपर एक मूवी भी बनी है जिसका नाम बैंडेड क्वीन है। तो दोस्तों, अगर आप वो भी देख सकते हैं, वहाँ से भी आपको पता चलेगा। और मैंने भी छोटी सी कोशिश की थी इनके बारे में लिखने के लिए, तो मैंने ये लिखा और मैंने आपके सामने ये पेश किया। जहाँ कहाँ मेरे से गलती हुई होगी तो उसके लिए सॉरी। मैंने दिल से बहुत मेहनत